16 साल बाद सेक्ट लीडर जियांग और हंग वंजुन एक ढाबे पर बैठे होते हैं। आज जिनलिंग और शी जुई की पहली नाइट हंटिंग है। वे दोनों अपने आप को आज एक उत्तराधिकारी के रूप में साबित करेंगे। आज उनके कौशल की परीक्षा है और इसीलिए सेक्ट लीडर जियांग और हंग वंजुन उन दोनों के साथ दफान पर्वत पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ शी जुई और जिनलिंग दफन पर्वत पर एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। उन दोनों के साथ जियांग क्लान के कुछ डिसिपल, लान क्लान के कुछ डिसिपल और जिन क्लान के कुछ डिसिपल थे और वे सभी यहाँ नाइट हंटिंग पर आए थे। उस मंदिर की मूर्ति को देखते हुए जिंगी कहता है कि फूजियाओ शहर के लोग इस मूर्ति को एक चमत्कारी मूर्ति मानते हैं। कहते हैं यह मूर्ति मांगी हुई इच्छा को पूरी करती है। लेकिन आखिर यह मंदिर इतना सुनसान क्यों है? क्या यहाँ कोई आता जाता नहीं? इस बात पर जिनलिंग कहता है कि किसी ने यह पत्थर उठाकर यहाँ रख दिया और सभी लोग उसकी पूजा करने लगे। मुझे नहीं लगता कि यह मूर्ति कोई भी इच्छा पूरी करती होगी, और अगर वह पूरी करती है तो मेरी इच्छा है कि दफन पर्वत के सभी शैतान अभी इसी समय मेरे सामने आ जाएं। तभी एक आदमी इस मूर्ति को अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह वहीं पर गिर जाता है। उसे गिरते देख शीजुई उससे कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, उठो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता और बेहोश पड़ा रहता है। इतने में वह मूर्ति हिलने लगती है। तभी पीछे से एक तालिस्मान आकर उस मूर्ति पर चिपक जाता है। सब उस तालिस्मान फेंकने वाले की तरफ देखने लगते हैं। वह आदमी उन लोगों से कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, ये मूर्ति लोगों की जान ले रही है। इतने में वह मूर्ति फिर से हिलने लगती है। वह आदमी दोबारा उस मूर्ति पर एक तालिस्मान फेंक देता है और कहता है कि भागो यहाँ से, आखिर तुम लोगों को किसका इंतजार है? यह बात सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं। वे सभी लोग बाहर जंगल में आ जाते हैं, लेकिन वह मूर्ति भी उन लोगों के पीछे पीछे आ जाती है और उन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? जिंगी कहता है। जिंगी की यह बात सुनकर वह आदमी कहता है क्योंकि वह आत्मा खाकर इच्छा पूरी करती है। जिनलिंग उस मूर्ति पर बार बार तीर चला रहा था, इसीलिए वह मूर्ति जिनलिंग पर हमला करने लगती है। वह आदमी उन बच्चों से पूछता है कि आखिर वह लड़का है कौन? इस पर शीजुई कहता है कि वह मेरा भाई है, वह सेक्ट लीडर बनने वाला है जिन क्लान का। यह बात सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और जिंगी की तलवार ले लेता है। वह उस तलवार से बांस के डंडे को काटकर एक बांसुरी बना लेता है और फिर वह आदमी उस बांसुरी को बजाने लगता है। उस आदमी की बांसुरी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर घोस्ट जनरल आ जाता है और वह उस मूर्ति पर हमला कर देता है। कुछ ही समय में वह मूर्ति वहाँ पर टूटकर बिखर जाती है। इतने में सभी बच्चे घोस्ट जनरल को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। घोस्ट जनरल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और वह जिंगी का गला पकड़ लेता है। इतने में वह आदमी एक मधुर संगीत बजाने लगता है और इससे घोस्ट जनरल का गुस्सा शांत होने लगता है और वह जिंगी को छोड़ देता है। वह घोस्ट जनरल उस आदमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वह आदमी बांसुरी बजाते बजाते पीछे की ओर चलने लगता है। इतने में वह आदमी किसी व्यक्ति से टकरा जाता है और वह व्यक्ति उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी हंग वंजुन होता है और हंग वंजुन और वह आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर उस आदमी को कुछ होश आता है और वह घोस्ट जनरल को बांसुरी बजाकर वहां से भगा देता है। इतने में वहां पर सेक्ट लीडर जियांग भी आ जाते हैं।
सेक्ट लीडर जियांग जिनलिंग और शीजुई से कहते हैं कि जिनलिंग, शीजुई, अगर समस्या इतनी बढ़ गई थी तो आखिर तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? इस बात पर जिनलिंग कहता है कि लेकिन अंकल, आपने ही तो कहा था कि हमें शैतान पकड़ना है। इस पर सेक्ट लीडर जियांग उससे कहते हैं कि तुम मुझसे जुबान मत लड़ाओ। तभी वहां खड़ा जियांग क्लान का एक सैनिक सेक्ट लीडर जियांग से कहता है कि यह सब घोष जनरल ने किया है सेक्ट लीडर जियांग, और उस आदमी ने घोष जनरल को बुलाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब उसने बांसुरी बजाई तो घोष जनरल आ गया। इस पर वहां खड़े बाकी सभी लोग हामी भरने लगते हैं। इतने में वह आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है तो सेक्ट लीडर जियांग उस पर जिडियान से वार कर देते हैं। वार हो जाने के बाद वह आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और सेक्ट लीडर जियांग से गुस्से में कहता है कि क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम सोचते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सेक्ट लीडर जियांग उससे कुछ भी नहीं कहते। लेकिन वह आदमी बड़बड़ाता रहता है, क्योंकि तुम ताकतवर हो तो तुम क्या समझते हो, तुम मुझ पर अपना रौब जमाओगे। लेकिन इतने में ही वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उस आदमी को होश आता है और वह आदमी वीइंग ही था। वीइंग दिखता है। फिर वीइंग को एक ध्वनि सुनाई देती है तो वह उस ध्वनि की तरफ देखता है तो वह देखता है कि लांचा अपना गुकिन बजा रहा है। वह देखता है कि उसने जो नकाब अब तक पहना था वह अब उसने नहीं पहना है। वीइंग कहता है कि 16 साल हो गए, लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा था। इस बात पर लांचा कहता है कि आखिर तुम जाग गए। वीइंग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। लांचा कहता है कि जब तुम उस दिन पहाड़ी से गिरे तो सेक्ट लीडर जियांग ने तुम्हारी लाश लाने की कोशिश की और उन्हें तुम्हारी लाश मिल गई थी। मैंने उन्हें खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार करते हुए देखा है। इस बात पर वीइंग लांचा की तरफ देखने लगता है और कहता है कि जिन क्लान के सौतेले लड़के ने अपनी जान गंवाई है मुझे इस संसार में दोबारा बुलाने के लिए, उसने मुझे यहाँ काले जादू से बुलाया है। और जब मेरी आत्मा उसके शरीर में आई तो उसका शरीर मेरे पुराने शरीर में बदलने लगा। इस बात पर लांचा कहता है, लेकिन सेक्ट लीडर जियांग ने तुम्हारी आत्मा शांति पूजा भी कराई थी। यह बात सुनकर वीइंग थोड़ा चौंक जाता है और फिर वह कहता है कि काला जादू आपकी आत्मा को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देता। शायद जब मैं मरा तो मेरे शरीर में बहुत सारी काली शक्तियाँ थीं और इसीलिए मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। नहीं, जब मो शुआंशु ने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे वापस बुलाया तो मेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह बात कहने के बाद वीइंग यहाँ वहाँ देखने लगता है और कहता है कि हम लोटस पियर में हैं। मुझे यहाँ जियांगचंग लाया है ना? लेकिन लांचा, तुम लोटस पियर में क्या कर रहे हो? लांचा इसका उत्तर देने ही वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर एक नौकर आ जाता है और कहता है कि जियांग फोरेन, मैं खाना लाया हूँ। इस बात पर वांजी उसे मैं जवाब देता है और नौकर खाना टेबल पर रखकर चला जाता है। यह सब बातें सुनकर वी वुजियान शौक में आ जाता है और लांचा को घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, जियांग फोरेन? लांचा उसे कोई भी जवाब दे पाता इससे पहले वहां पर शीजुई आ जाता है और कहता है कि बाबा, एडी ने कहा है कि जिन लिनताय में हमारी अगली मीटिंग होने वाली है और वहां जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। इस बात पर लांचा शीजुई को कहता है। लेकिन यह सब बातें सुनकर वीइंग तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वह लांचा और शीजुई की तरफ देखने लगता है और फिर वह लांचा से कहता है कि लांचा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? वीइंग का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर लांचा उससे कहता है कि मेरी शादी सेक्ट लीडर जियांग से हुई है और यह मेरा बेटा है, जियांग लान शीजुई।
यह सब बातें सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और शॉक भी हो जाता है। अपना नाम अपने बाबा से सुनकर शीजुई अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, प्रणाम अंकल। और वह वी वूशियान को झुककर बो करता है। शीजुई कहता है कि मैंने एटी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यह सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे तो शौक पे शौक मिल रहे थे। लेकिन अचानक से न जाने क्यों वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं जब यहाँ 16 साल बाद आया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा शौक मिलने वाला है। इस बात पर लांचान और शीजुई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वे विंग की तरफ देखते हैं। विंग की प्यारी सी हंसी को सुनकर वे दोनों भी एक छोटी सी स्माइल उसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंताय जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई थीं। विंग, लांजा और शीजुई लोटस पियर में ही घूम रहे थे। विंग उन लोगों से काफ़ी सारे सवाल कर रहा था और वे दोनों समय समय पर उसे काफ़ी सारे उत्तर दे रहे थे। विंग काफ़ी खुश लग रहा था। तभी उसे जिंगी दिखाई देता है और जिंगी भी शीजुई की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वह फिर हंगवनजुन को भी वहाँ देखता है और विंग को भी देखता है। तो वो इन दोनों को देखकर प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम हंगवनजुन। जिंगी शीजुई से कहता है कि काफ़ी सारे लड़के पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं, क्या हम भी वहाँ चल सकते हैं? तो शीजुई इसमें हाँ में जवाब देता है। फिर वह लानवांजी की तरफ एक नोट करता है, विंग की तरफ एक नोट करता है और जिंगी के साथ चला जाता है। अब रात हो जाती है और सभी लोग खाने के लिए टेबल पर आते हैं। जियांगचंग वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ लानवांशी और वी वूशियान भी आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ शीजुई और जिंगी भी आ जाते हैं और जिनलिंग भी वहाँ आ जाता है। शीजुई जियांगचंग की तरफ देखकर नोट करता है, फिर वह हंगवनजुन की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ। जिंगी भी हॉटिली उन लोगों की तरफ देखता है। जिंगी भी शीजुई के साथ आ जाता है और उन सब की तरफ देखकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जिनलिंग भी वहाँ आ जाता है और वह भी बैठ जाता है। वह वूशियान की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। कोई भी कुछ नहीं कहता और सब खाना खाने लगते हैं। एक नौकरानी आती है और सभी को खाना परसने लगती है। विंग देखता है कि उसका सूप काफ़ी स्पाइसी है। वह बाकी सबका भी सूप देखता है, लेकिन उन लोगों का सूप काफ़ी ज़्यादा हल्के कलर का था। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि उसकी पसंद का खाना आज बना है। जियांगचंग के चेहरे का एक्सप्रेशन काफ़ी नॉर्मल होता है और वह किसी से कुछ नहीं कहता। जियांगचंग को ऐसे देखते हुए लानवांजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहता। लानवांजी अपने पति को काफ़ी अच्छे से जानता है और वह जानता है कि जियांगचंग विंग से बात करना चाहता है, लेकिन वह अभी नहीं करेगा। इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है और दोनों भाइयों को एक दूसरे से बात करने का समय देता है। लेकिन खाना खाकर जियांगचंग तुरंत वहाँ से चला जाता है और लानवांजी उसकी तरफ देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जिनलिंग अभी भी वी वूशियान को घूर घूर कर देख रहा था। तो वी वूशियान उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस पर जिनलिंग कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा अंकल ने कहा था। इस पर वी वूशियान कहता है, और तुम्हारे अंकल ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया? इस पर जिनलिंग कहता है कि यही कि आप बहुत ज़्यादा अजीब हैं अंकल वूशियान। जिनलिंग के मुंह से अंकल सुनते ही वूशियान के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और वह उसकी तरफ मिस्चीवियस स्माइल देता है। विंग के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर लांचा भी एक उसे सॉफ्ट लुक देता है और फिर वे सभी बातें करने लगते हैं। जब सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो लांचा भी अपने कमरे में आता है। अब वह पहले की तरह 9 बजे नहीं सोता
और अब वह करीबन 11 बजे सोता है। जब वह अपने कमरे में आता है तो वह थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि जियांगचंग पहले से ही अपने बिस्तर पर सो गया था। लान वांजी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जियांगचंग कभी भी इतनी जल्दी नहीं सोता, लेकिन फिर वह कुछ नहीं कहता और कपड़े बदलकर वह भी सो जाता है। अगली सुबह सभी लोग जिनलिनताई जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। लान वांजी वीइंग के कमरे में आता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ जिनलिनताई चलना चाहिए। इस पर वीइंग हाँ में जवाब देता है और वह भी तैयार हो जाता है। लान वांजी वीइंग को उसकी तलवार देता है जो कि आज भी जियांगचंग ने अपने कक्ष में रखी हुई थी। वीइंग अपनी तलवार को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास मो जुआनशु का गोल्डन कोर है। वे सभी लोग जिनलिनताई के लिए निकल जाते हैं। उन सभी को आता देख जिन गुआयो उन्हें झुककर प्रणाम करता है और कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, हंगवनशुन, आप आ गए। वह शिजुई, जिनलिंग और जिंगी को देखकर एक स्माइल करता है। फिर वह वीइंग की तरफ देखता है जिसने अपना मुखौटा पहना हुआ था और कहता है कि ये मेहमान कौन हैं। इस पर जियांगचंग कहता है कि ये मेहमान मेरी तरफ से हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इस पर जिन गुआयो कहता है कि आखिर इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है। आइए सेक्ट लीडर जियांग, आइए हंगवनशुन, और वह सभी को अंदर आने के लिए कहता है। बाकी सभी क्लान लीडर के लोग भी वहीं पर उपस्थित थे। जियांगचंग को सेक्ट लीडर निये और लान जीचा एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं और वे उन्हें प्रणाम करते हैं। हंगवनशुन भी उन्हें प्रणाम करते हैं और तीनों बच्चे भी उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जियांगचंग जियांग क्लान के लिए रखी गई सीट्स पर बैठ जाता है। जियांगचंग सबसे आगे बैठा हुआ होता है, उसके बाजू में हंगवनशुन बैठा हुआ होता है। हंगवनशुन के पीछे वीइंग बैठा हुआ होता है और जियांगचंग के पीछे उसका बेटा शिजुई बैठा हुआ होता है। जिनलिंग भी अपने अंकल के पास ही बैठ जाता है। सेक्ट लीडर जियांग निये हुसैन की तरफ देखते हैं जो कि अब सेक्ट लीडर था। निये हुसैन उसे एक छोटी सी स्माइल देता है। फिर जियांगचंग बाकी सभी क्लान लीडर्स की तरफ देखकर भी नोट करता है। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी लोग कई सारे टॉपिक्स पर विचार करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। सारे डिस्कशंस हो जाने के बाद मनोरंजन की व्यवस्था करवाई जाती है। मनोरंजन के लिए 2 लड़कियां उस कमरे में अंदर आती हैं। वह दोनों लड़कियां अपने अपने पंखे निकालती हैं और नृत्य की प्रस्तुति करती हैं जिसमें गाने की बजाय एक कहानी पर नृत्य लिखा गया था। वह लड़की यह गाना गाने लगती है और नृत्य करने लगती है। 11 साल पहले एक लड़की को एक घर में कैद किया गया था। 11 साल बाद एक देवता ने उस लड़की को उस कैद खाने से छुटकारा दिलवाया। वह लड़की एक बदसूरत लड़की थी और एक वैश्या भी। एक दिन उसे राजा से बुलावा आता है और वह अपनी सहेलियों के साथ वहां चली जाती है। राजा को बिस्तर पर बांधकर रखा होता है। मंत्री कहता है कि राजा के साथ मनोरंजन किया जाए। मेरी सहेलियां डर जाती हैं लेकिन फिर भी हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनोरंजन के बीच राजा की मौत हो जाती है और इसके बाद मेरी सारी सहेलियों को भी मार दिया जाता है। अब घड़ी आई है उस मंत्री के गुनाहों को गिनवाने की। इंसाफ होगा, आज न्याय होगा। ऐसी कहानी कहते कहते वह लड़की नृत्य करती जाती है। यह सब बातें सुनकर जिन ग्वायों के पसीने छूट जाते हैं। तभी दूसरी लड़की एक और कहानी सुनाने लगती है। एक राजा था, वह काफी क्रूर था। उसने एक स्त्री का बलात्कार कर दिया। उस स्त्री को उस बलात्कार से एक बेटी प्राप्त हुई। वह लड़की गुलाब की तरह खिलकर बड़ी हो गई। अब लड़की की शादी का मुहूर्त आया और
पति के नाम पर रिश्ते में उसने भाई को पाया। भाई ने अपनी ही बहन से शादी कर ली, सब कुछ जानते हुए। ऐसा कहते कहते वे लड़कियां नृत्य करती जाती हैं और यह कहानी कहती चली जाती हैं। यह सब कहानी कहते कहते एकदम वे कहानी खत्म करके और रुक जाती हैं और जिन ग्वायों की तरफ देखने लगती हैं। जिन ग्वायों की तो वहां पर उपस्थित सभी क्लान लीडर इन कहानियों के बारे में बातें करने लगते हैं। आखिर यह लड़कियां कहना क्या चाहती हैं। और नृत्य खत्म हो जाने के बाद एक सेक्ट लीडर उन नृत्यिकाओं से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारी कहानी का मतलब क्या है। तभी वे दोनों लड़कियां अपने मेकअप किए हुए चेहरे को एक कपड़े की मदद से पोंछ देती हैं और अपनी असली शक्ल दिखाती हैं। वह लड़की कहती है कि मैं किन क्लान की महारानी की दासी हूँ और जो भी अभी मैंने कहानी सुनाई वह सत्य है। सेक्ट लीडर जिन ने अपनी ही बहन से शादी की है, वह भी सब कुछ जानते हुए। यह बात सुनकर वहां पर बैठे सभी व्यक्ति और क्लान लीडर्स चौंक जाते हैं। यह सुनकर जिन ग्वायो गुस्से में वहां खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वह दूसरी लड़की कहती है कि और मैंने जो कहानी सुनाई वह कहानी पिछले सेक्ट लीडर जिन गुशान के कत्ल की है। यह सुनकर जिन ग्वायो कहता है कि बस, आखिर तुम ये दोनों क्या कह रही हो। इतने में वहां जिन ग्वायो की पत्नी आ जाती है और कहती है कि ये दोनों जो भी कह रही हैं वह सच है। और एक सच यह भी है कि जिन ग्वायो ने अपने ही बेटे को मरवा दिया क्योंकि उसके बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जिन ग्वायो को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं होता, उसकी खुद की पत्नी उसे धोखा दे रही है। किंशु अपने हाथ में एक थाली लिए होती है और उस थाली में कुछ रखा होता है। किंशु वह थाली आगे रखी हुई टेबल पर रख देती है और उसका कपड़ा हटाती है। उस थाली में नेमुंजे का सिर था। वह सिर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किंशु कहती है कि और मेरे पति ने नेमिंजुए को भी मारा है। इस पर जिन ग्वायो कहता है कि किंशु, और वह उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में उसका हाथ जियांग चेंग पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सोचना भी मत। इतने में वहां शू यांग भी आ जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई। वह यह सब जिन ग्वायो की तरफ देखकर कह रहा था। शू यांग को देखकर सेक्ट लीडर याओ कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बाकी सभी क्लान लीडर्स अपनी अपनी तलवार निकालने लगते हैं। इस पर जू यांग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तो यहाँ बस कुछ बात करने आया हूँ, मैं अभी चला जाऊंगा। इतने में जू यांग एक तालिस्मान जिन ग्वायो की तरफ फेंकता है और उस तालिस्मान से जिन ग्वायो के कपड़ों में से कोई चीज बाहर आकर निकल जाती है। वह येन आयरन का 5वां टुकड़ा था। जू यांग उसे देखकर कहता है कि अरे देखो, ये तुम्हारे कपड़ों में कैसे आया। यह देखकर तो सभी लोग वहां चौंक जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। इस पर जियांगचंग कहता है कि मैं बताता हूं। येन आयरन का 5वां टुकड़ा कभी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं गया था, बल्कि उसे किसी ने बहुत ज्यादा चालाकी के साथ अपने पास रख लिया था, है ना जिन ग्वायो। और तुम संगीत में भी काफी अच्छे हो। ये मुंगजिए को तुमने संगीत से ही तो मारा है ना। इस पर जिन ग्वायो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि हाँ, ऐसा ही है। यह आवाज लान जीजा की थी, जिन्हें जिन ग्वायो के इस सच के बारे में पहले ही बता दिया गया था। इस पर जिन ग्वायो कहता है कि दागी,
इस पर जीचा उसे गुस्से में कहते हैं कि मेंग ग्याओ, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे। लान जीचा बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे थे। फिर जियांगचंग कहता है कि मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एक और व्यक्ति है जिसे बांसुरी बजाना बहुत अच्छे से आता है और उसी ने नाइटलेस सिटी के ब्लड बाथ में सारी शैतानों को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जिन शैतानों ने हम पर हमला किया वह वीइंग के नहीं थे, है ना जिनग्वायो? जियांगचंग गुस्से में कहता है। उसकी जिदियान किसी के खून की प्यासी हो रही थी। इस बात पर क्लान लीडर याओ कहते हैं कि क्या ये सच है सेक्ट लीडर जिन? इस बात पर जिन ग्वायो एक डरावनी सी मुस्कान उन सभी को देता है और चिल्लाकर कहता है कि शुशी, सभी को कैद कर लो। लेकिन वहां कोई नहीं आता। जिन ग्वायो घबराकर यहां वहां देखने लगता है। तभी जियांगचंग कहता है कि वह नहीं आएगा। इस पर जिन ग्वायो उसकी तरफ देखकर कहता है कि आखिर क्यों? इस पर जियांगचंग कहता है क्योंकि वह मर चुका है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियांगचंग ने किसी को ऑर्डर दिया था कि वह शुशी को मार दे और शुशी वहीं मर जाता है। जिन ग्वायो यहाँ वहाँ हेल्पलेसली देखने लगता है और उनसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सभी को सच्चाई अपने सामने दिख रही थी। लेकिन अब सभी के सामने सच्चाई आ चुकी थी और कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहा था। जिनलिंग भी अपने अंकल की तरफ गुस्से में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में जियांगचंग जिनलिंग से कहता है कि जिनलिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अंकल वूशियान ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर उन्हें किसने मारा है। जिन ग्वायो, अब तुम सच बता रहे हो या मैं बताऊं? अब जिन ग्वायो को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि हाँ, सब मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे पिता को मरवाया है जिनलिंग, वो भी शुशी से। मैंने ही शुशी से कहा था कि वह घोष जनरल को अपने काबू में कर ले और फिर उससे जिन जुआन को मरवा दे। और फिर जिन ग्वायो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लेकिन तुम लोग मुझे कभी अपने वश में नहीं कर पाओगे, ना ही कोई मुझे अपने हिसाब से अब कभी कोई चला पाएगा। यह कहते कहते वह एक चाकू अपनी सीने में मार लेता है और वहीं गिर जाता है। जिनलिंग यह देखकर शॉक हो जाता है और वह चिल्लाता है, अंकल। वह जिन ग्वायो की तरफ भागता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जियांगचंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिन ग्वायो का सिर अपने पैर में रख लेता है, गोद में रख लेता है। वह कहता है, अंकल। जिन ग्वायो उससे कहता है कि आलिंग, मुझे माफ कर देना बेटा। और यह कहते ही वह वहीं मर जाता है। सब लोग यह सब देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। फिर जियांगचंग सभी से कहता है कि क्यों ना आप सभी थोड़ा आराम कर लें। सभी के लिए उन्हीं के कक्ष में खाना पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग सभी आराम कर लीजिए। यह बात सुनकर सभी थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं और काफ़ी सारी गॉसिप्स करते हैं। अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अच्छा ये हुआ था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। तभी जियांगचंग कुछ लोगों को वहां पर बुलाता है और उनसे कहता है कि इस शव को सही स्थान पर रख दिया जाए। वे लोग जिन ग्वायो के शव को वहां से ले जाते हैं। किंशु वहीं जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसके पास जिनलिंग आकर बैठ जाता है और वह कहता है कि आंटी। किंशु उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। किंशु जिनलिंग से बहुत प्यार करती है
उसने कभी जिनलिंग को एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जिनलिंग को माता पिता ना होने के बाद भी माता पिता का प्यार देने में किसी से भी कोई कमी नहीं रखी गई। उसके दोनों अंकल, उसकी आंटी, तभी वहाँ कुछ दासियाँ आ जाती हैं और वे किंशु को अपने साथ ले जाती हैं ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। फिर जियांगशंग कहता है कि आप सभी भी थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और जब जियांगशंग अपने रूम में पहुंचता है तो उसके पीछे लान वांजी था और वी वुशियान भी, उसके दोनों बेटे भी, लान जीजा भी और नी हुसैंग भी। जियांगशंग उन सभी से कहता है कि क्या हुआ, क्या आप लोगों को आराम नहीं करना? इतने में वे सभी देखते हैं कि लान वांजी बहुत गुस्से में है और वह उन सब की तरफ अक्यूज्ड निगाहों से देख रहा है। वह यही सोच रहा होगा कि उसे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। लान वांजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। वह सेक्ट लीडर जियांग की तरफ देखकर कहता है कि सेक्ट लीडर जियांग, आपने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जियांगशंग अपने आप को शांत रखता है। वह गहरी सांस लेता है और उससे कहता है कि मुझे समय नहीं मिला। इससे तो लान वांजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए लान जीजा उससे कहते हैं कि वांजी शांत हो जाओ। सेक्ट लीडर जियांग को भी पूरी बात नहीं पता थी, उन्हें कुछ ही बातें पता थीं। हमें कुछ ही समय पहले इन सारी बातों के बारे में पता चला है। सेक्ट लीडर जियांग मुझे भी नहीं बताते अगर उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत ना होती तो संगीत को जानने में। इस पर लान वांजी अपने भाई से कहता है, लेकिन वे मेरी मदद भी तो मांग सकते थे ना सेक्ट लीडर जियांग, क्या आप मेरी मदद नहीं मांग सकते थे? जियांगशंग को अब समझ आ रहा था कि लान वांजी को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता, बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। इसके बाद वी वुशियान कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जियांगशंग तुम्हें आखिर इस सब के बारे में पता कब चला? वी वुशियान को अपने आप से ऐसी बातें करते हुए जियांगशंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन साफ साफ कोई भी उसके चेहरे पर देख सकता था कि उसे अपने भाई से ऐसे बात कहते हुए, कि अपने भाई की ऐसे शब्द सुनकर जैसे उन दोनों के बीच कभी दूरियां थी ही नहीं, उसे काफ़ी खुशी हो रही है। वह कहता है कि मुझे इस बारे में 16 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह चीज़ इतनी गहरी है। जब जिनलिंग 1 साल का था तो मैं उसे यहाँ लिवाने आया था। जब मैं जिन गुआयों के कार्यालय की तरफ बढ़ रहा था तब मैंने कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। जब मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो मैंने सुना कि ज़ुयियांग और जिन गुआयो कुछ बात कर रहे हैं। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वे घोस्ट जनरल के बारे में बात कर रहे थे, वे नाइटलेस सिटी के ब्लड बाथ के बारे में भी बात कर रहे थे और वे जिन गुशान को मारने के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं सब कुछ समझ गया और तभी से मैंने इस सब के बारे में और पता लगाने की कोशिश की। जिन गुआयों का काम निकलने के बाद उसने ज़ुयियांग को मरवाने की कोशिश की। मैं ज़ुयियांग से मिलने भी गया था। मैंने उससे कहा कि अच्छा होगा अगर वह मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। इतने में उसे याद आता है कि आखिर ज़ुयियांग कहाँ गया, तो लान वांजी उससे कहता है कि वह तभी चला गया था। यह सुनकर जियांगशंग अपनी कहानी वहीं से शुरू करता है। जब वह ज़ुयियांग से मिलने गया तो ज़ुयियांग ने उसे सारा सच बता दिया। यिन आयरन का भी उसने सच सारा बता दिया। उसने वॉर में कौन कौन से रोल प्ले किए थे, उसने कौन कौन से गुनाह जिन गवायों के साथ मिलकर किए थे, उसने वह सभी बता दिए। ज़ुयियांग पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका था, इसलिए उसने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे अपने साथ काम करने का लालच दे दिया। फिर वह निये हुसैंग से मिला। निये मिंगजुए के मृत्यु के शोक पर उसने निये हुसैंग को जिन ग्वायों के बारे में बताया। तब निये हुसैंग को भी शक होने लगा
उसने जिन ग्वायों के बारे में और पता किया और हमारा शक सही निकला। जिन ग्वायों ने ही मी मिंगजुए को मरवाया है। और फिर हमने सारे सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया। सारी कहानी बता देने के बाद सभी एक गहरी सांस लेते हैं। यह एक बड़ा धक्का था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका दुश्मन उन्हीं के पास बैठा है। लान वांजी का गुस्सा भी थोड़ा शांत और फिर वे सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो जाती है। वी वुजान को अपने कमरे में एक दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे जियांगचंग वहाँ खड़ा दिखाई देता है। जियांगचंग उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो वी वुजान उसे हाँ कहता है। जियांगचंग और वी वुजान टेबल पर बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। पहले तो उन दोनों को समझ नहीं आता कि क्या कहें। फिर जियांगचंग कहता है कि क्या अब तुम्हारे घाव ठीक हैं? यह बात सुनकर वी वुजान थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर वह अपने हाथ की तरफ देखता है और हाँ में जवाब देता है। वह जियांगचंग से कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जियांगचंग कहता है कि मैंने ही हुसैन से कहा था कि अगर मू शुआंशु को बदला लेना है और अगर वह किसी को बुलाना ही चाहता है तो वह तुम्हें बुलाए। यह सुनकर वी वुजान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जियांगचंग उससे कहता है कि यह सब छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। वह कहता है, वी, हांगवंजुन और मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। हमारे बीच में सिर्फ नाम का रिश्ता है। मैंने हांगवंजुन को कभी छुआ तक नहीं। वह एक गहरी सांस लेता है और फिर उसे छोड़ता है और कहता है, तुम चाहो तो लोटस पियर में आकर रह सकते हो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। हांगवंजुन ने तुम्हारा 16 साल इंतज़ार किया है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम उन्हें वो खुशी दो जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाया। और यह कहते कहते वह उठ जाता है। वीन को समझ नहीं आता कि जियांगचंग क्या कह रहा है और जियांगचंग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। वीन जियांगचंग से कहता भी है कि जियांगचंग, लेकिन वह नहीं सुनता और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला जाता है। जब जियांगचंग दरवाज़ा खोलकर वहाँ से जा रहा था तब वहीं दीवार से चिपके हांगवंजुन भी खड़े थे, जो चुपचाप यह सब बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और फिर एक आंसू उनकी आंख से नीचे गिर जाता है। तभी वीइंग उन्हें देख लेता है और वह कहता है, लांचा। जियांगचंग वहां से बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें भी भरी हुई थीं। उसकी आंखें लाल थीं। तभी वहां निये हुसैन भी आ जाता है। वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुमने उसे वापस क्यों बुलाया? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या 16 साल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? इस पर जियांगचंग हुसैन से कहता है, हुसैन। इस पर हुसैन कहता है कि मैंने वी वुजान और तुम में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों में ये कैसी प्रथा है। एक व्यक्ति दुखी रहता है, एक व्यक्ति सुखी रहता है, फिर दूसरे को सुख चाहिए तो एक व्यक्ति को दुखी होना ज़रूरी है। आखिर यह कैसा खेल है? क्या 16 साल की शादी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती जियांगचंग? क्या तुम ऐसे ही हांगवंजुन को छोड़ दोगे? इस पर जियांगचंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मेरे लिए बहुत आसान है? तुम्हें लगता है क्या मुझे उससे प्यार नहीं हुआ? सब जानते हैं आज यांगलान जितना ताकतवर है, जितना फल फूल रहा है, उसमें हांगवंजुन का एक बड़ा योगदान है। ब्रॉथल के नियम से लेकर अनाथालय बनाने का भी आइडिया उन्हीं का था। जिस व्यक्ति ने 16 साल मेरे क्लान के लिए दिए हैं, तुम्हें लगता है मुझे उससे प्यार नहीं होगा?
जियांग चैंग का गला भर आया था। उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वह रो नहीं रहा था। लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। 16 साल हो गए हैं। मैं उसे अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ, और वो है उसकी खुशी, जो उसे मेरे साथ तो कभी प्राप्त नहीं हुई। कई बार प्यार को अपने पास रखने से ज़्यादा प्यार को खुश देखने में खुशी मिलती है हुसैन। यह कहकर जियांगचैंग वहाँ से चला जाता है। हुसैन उसकी तरफ दुखी नज़रों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। जियांगचैंग अपने बिस्तर पर बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ हंगवंचुन आ जाते हैं। जियांगचैंग ने अपना अपर रोब उतार दिया था और वह टेबल पर रखा था। हंगवंचुन उसे देखकर कहते हैं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना रोब सही जगह पर रखा कीजिए। हंगवंचुन के हाथ में खाना था। वह खाने को टेबल पर रख देते हैं और उस रोब को सही जगह पर रख देते हैं, और फिर वे खाना परोसने लगते हैं और कहते हैं खाना नहीं खाना। जियांगचैंग को समझ नहीं आता वह क्या कहे, तो वह चुपचाप टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। हंगवंचुन उसे खाना परसता है और चाय भी। हंगवंचुन अपने आप को भी चाय परोसता है, फिर कहता है, आपको पता है, आपने चीज़ें कभी सही जगह पर नहीं रखी। यह सुनकर जियांगचैंग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर लांचा कहता है कि आपको खाना खाना तक याद नहीं रहता। आपकी सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी मुझे ही आपको देना होता है, नहीं तो आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। लोटस पियर के रसोई घर में भी मेरे कहने पे खाना बनता है। 16 साल पहले जब मैं उस घर में आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे हर चीज़ की आदत हो गई। 16 साल जिस शादी को मैंने दिए, आपने उसे एक झटके में बिखेर दिया। यह सुनकर जियांगचैंग थम जाता है और कुछ नहीं कहता। शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आज मुझे यह सुनना पड़ रहा है। शायद बस आपका बिस्तर और गर्म कर देते सेक्रेटरी जियांग। बस हंगवंचुन, बस। जियांगचैंग अब गुस्से में आ जाता है और लान वांजी के चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, जियांगचैंग कहता है। इस पर लान वांजी कहता है कि हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। जब शीजुई 5 साल का था तो आपके लिए कॉन्क्यूबाइन आई थी, लेकिन आपने उसे वापस भेज दिया और शीजुई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमने उसी दिन सोच लिया था कि शायद आपको हमारी आदत हो गई है, लेकिन शायद हम गलत थे। इसलिए तो आप वीइंग को हमारे साथ करना चाहते हैं। शायद आपको हमारा साथ इन 16 सालों में बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वह वहाँ से उठ जाता है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है और चांद की तरफ देखने लगता है। लेकिन आपको पता है सेक्रेटरी जियांग, मुझे आपकी आदत हो गई है, और शायद प्यार भी। यह सुनकर जियांगचैंग थम जाता है और फिर वहाँ से उठ जाता है और लान वांजी की तरफ बढ़ता है। ये शायद हमने आपसे कभी कहा नहीं, यही हमारी गलती थी, लेकिन हमें आपसे प्यार हो गया है सेक्रेटरी जियांग। यह सुनकर जियांगचैंग रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, और फिर लान वांजी उसे गले से लगा लेता है और जियांगचैंग उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है हंगवंचुन। और तभी वहाँ जिनलिंग आ जाता है और वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। वह उन्हें इस हालत में देख लेता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह कहता है कि वो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं, और फिर वह वहाँ से भाग जाता है।
जिनलिंग की ऐसी हालत देखकर सेक्ट लीडर जियांग और हंगवंजन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं बालकनी में हुसैन खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था। तभी वहां वीइंग आ जाता है। वह हुसैन से कहता है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम बहुत चालाक हो। इस पर हुसैन मुस्कुराने लगता है। वीइंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे लांचा से प्यार था? हुसैन यह बात सुनकर एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं था? विभीषण कहता है, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मुझे तो बस उस समय उसकी अटेंशन चाहिए थी। फिर वीइंग उससे कहता है कि लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब लांजा सिर्फ जियांग का है और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूं। इस पर हुसैन चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने उसे मना कर दिया? इस पर वीइंग कहता है कि लांजा ने मुझसे कहा कि वह जियांग से प्यार करता है और जियांग ने मुझसे अभी जो भी कहा मैं उसे भूल जाऊं। इस पर हुसैन हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता था। फिर हुसैन वीइंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए नियक्लान में आ सकते हो ताकि उन्हें कुछ अकेला समय मिल जाए। इस पर वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है कि कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं उन दोनों के बीच में आ जाता हूँ? इस पर हुसैन कहता है, वे गागा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। फिर वीइंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सिडक्टिवली उसके कान में कहता है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में रुक सकता हूँ? इस पर हुसैन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और फिर वह अपना पंखा खोलकर उसे उन दोनों के बीच में ले आता है। फिर वीइंग कहता है कि वैसे शिजुई ने मुझसे कहा कि उसे नाइट हंटिंग पर जाना बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं अपने साथ एक बार नाइट हंटिंग पर लिवा जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नियक्लान में नाइट हंटिंग करने आना चाहिए? इस पर हुसैन उसे आंखें सिकोड़ते हुए देखने लगता है और वीइंग हुसैन का हाथ पकड़कर उसके पंखे को नीचे कर देता है और उसे एक स्माइल देता है। हुसैन का तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी वहां जिनलिंग और शिजुई आ जाते हैं। जिनलिंग कहता है, नहीं, मैंने देखा, वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे। तो शिजुई कहता है कि जिनलिंग दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तो जिंगी कहता है, सचमुच सचमुच हांगवंजुन? यह बातें सुनकर हुसैन और वीइंग उन तीनों की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या? जिनलिंग कहता है कि मैंने अपने दोनों अंकल को गले लगते हुए देखा। तो इसमें वीइंग कहता है कि जिनलिंग, वे दोनों शादीशुदा हैं। तो जिनलिंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी उन्हें गले लगते हुए नहीं देखा। कि ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन देखकर वे सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर जिनलिंग भी हंसने लगता है।